हेलो फ्रेंड्स, आज के सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 50 क्वेश्चन जो है आपके हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को देखिए हर एक सब्जेक्ट को फोकस करना है। अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में पकड़ अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए मैंने आपके साथ डेली इसकी सीरीज शेयर की हुई है। आप रोज की सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन की सीरीज में डेली आप सभी के लिए लेके आ रही हूँ, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लें। साथ ही देखिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन पेपर को भी एग्जाम देने से पहले आप लोग एक बार सॉल्व जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। तो देखिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि, देखिए जो कोहलर है ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना। तो ये क्या सोचते थे, सीखना कैसी प्रक्रिया है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो देखिए कोहलर का कहना था कि सीखना जो है संज्ञानात्मक संकार्य है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। देखिए नई भाषा को सीखना है तो उसको कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, कह रहा अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपसे कह रहा है कि नई भाषा को अगर सीखना है तो प्रारंभ सबसे पहले हम अक्षर और शब्दों से करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो देखिए समावेशी कक्षा का मतलब होता है इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो देखिए समावेशी क्लासरूम क्या बताया था मैंने आपको, सामान्य और विशिष्ट छात्र एक साथ इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है ना। कोई बच्चा अगर विशिष्ट है, कोई सामान्य है, तो उनको एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो लर्निंग है उसकी अक्षमता, अक्षमता का मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटी को कौन सा पद परिभाषित करता है। नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन है आपकी, अगर वो बेकार है तो वो आपकी अक्षमता को परिभाषित करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। अब देखिए समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, कह रहा क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। तो देखिए जो इसमें समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है वो क्या होगा, संवेदनशीलता होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। तो देखिए संवेग का तत्व कह रहा है, ठीक है ना। संवेग का तत्व जो होगा वो संवेदी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम होता है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय, सूचना देने वाला। तो देखिए अच्छे शिक्षण की जो विशेषता इनमें से नहीं होगी वो है स्वेच्छाचारी, ठीक है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। देखिए अभिप्रेरणा का मतलब होता है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना। उसका प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, विक्टर ब्रूम द्वारा, मैस्लो द्वारा, हर्जबर्ग द्वारा, स्किनर द्वारा। तो देखिए अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है ये दिया गया था विक्टर ब्रूम द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। व्यक्तिक, सामाजिक अंतरक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार, परिमार्जन। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूचना प्रक्रियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल मतलब स्किल के स्थानांतरण के लिए, ठीक है ना। जो स्किल होती है उनके स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है पूछ रहा है। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। देखिए शिक्षण का सूत्र यानी कि टीचिंग का कौन सा इनमें से सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो देखिए निगमन से आगमन की ओर नहीं होता, आगमन से निगमन की ओर होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। देखिए माइक्रो टीचिंग का आपसे पहला पद पूछा जा रहा है। प्रतिपुष्टि, शिक्षण,
योजना बनाना, प्रस्तावना। तो देखिए जो माइक्रो टीचिंग होती है इसका जो बेसिक पहला स्टेप होता है वो होता है योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? देखिए अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल कौन सा है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो देखिए इसमें शामिल होता है अन्वेषण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो होगा तीनों ही। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो इससे पहले भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, किससे करेगा? ध्वनि संवेदना से, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, वो तो पढ़ रहा है, उसको सुनाई देगा, है ना, तभी वो क्या करेगा? प्रतिक्रिया देगा। तो ध्वनि संवेदना द्वारा वो अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो देखिए पियाजे ने जो है बच्चों के बौद्धिक, यानी कि मतलब जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, इसको बौद्धिक विकास को देखिए संज्ञानात्मक विकास भी बोला जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने क्या करा था? 4 भागों में डिवाइड किया हुआ था। तो उनमें से जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था एक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है ना, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था किसे कहेंगे? 2 से 7 वर्ष तक को। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? देखिए बाद के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है कह भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? देखिए भाषा के डेवलपमेंट से कौन से मनोवैज्ञानिक संबंधित है पूछ रहा है? पावलोव, बिने, चॉम्स्की, मैस्लो। तो ये है चॉम्स्की। ठीक है, भाषा विकास से संबंधित है चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो देखिए थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत द्वारा क्या किया था? सिद्ध किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो देखिए यह है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में कौन सी है? तो देखिए अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। तृतीय क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि 7 से 12 वर्ष की एज को हम क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है? देखिए सामाजिक मूल्य पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। सामाजिक मूल कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, यानी कि सामाजिक मूल्य जो है सहायता परक व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में किसके उदाहरण है? तो ये पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण ये दोनों ही जो है स्वतः शोध के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? स्किनर ने, रॉस ने, एबिंगहॉस ने, एमएल बिग्गी ने। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एबिंगहॉस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? यानी कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने लर्निंग के क्या दिए थे? रूल दिए थे ना, तो प्राइमरी रूल में शामिल नहीं है पूछ रहा है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो देखिए इन्होंने जो नियम नहीं दिया था वो है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। बाकी ये तीनों ही नियम इनके हैं थॉर्नडाइक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन है देखिए आपके पास तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है व्यवहार के अनुकूलन यानी कि बिहेवियर के अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम इसमें आपको बताना है, इसका होता है नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? देखिए लर्निंग की विशेषता नहीं है कह ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें आपके पास अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो देखिए अधिगम जो है अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए आपसे कह रहा है जब डेवलपमेंट होता है कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा विकास बुद्धि का होता है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में यानी कि जब बच्चा क्या होता है एडोलसेंस में होता है उस वक्त उसका बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। देखिए बच्चे का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, पूछ रहा है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो देखिए बच्चे का जो अधिकतर व्यवहार आधारित होता है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। देखिए कोहलर द्वारा सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया गया, ठीक है, और उन्होंने ये प्रयोग किस पे किया था, वनमानुषों पे किया था, ठीक है ना, चिंपैंजी पे किया था, और जो इनका चिंपैंजी था जिस पे इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, सुल्तान था जिस पर कोहलर ने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो देखिए जो बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है वो डैश में भी उच्च होंगे, जरूरी नहीं है। कह रहा किसमें, सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो ये सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी में भी ज़्यादा उच्च होंगे, जरूरी नहीं है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। देखिए ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है उसे बोलते हैं रुचि, इंटरेस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT बोला जाता है इसे, का विकास डैश द्वारा किया गया, साइमन द्वारा, हॉल्ट्जमैन द्वारा, मरे द्वारा, बेलेक द्वारा। तो ये किया गया था मरे द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो देखिए मनोविज्ञान शिक्षा का क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान जो है वो है बाल केंद्रित शिक्षा पर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। देखिए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, कह रहा है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना वगैरह, ठीक है ना, पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने में किस नियम पर आधारित है। तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्परता के नियम पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। देखिए संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान जो होता है प्रत्यक्षीकरण होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया है। जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया है, टॉलमैन द्वारा, बेंडूरा द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, कोहलर द्वारा। तो ये दिया गया है बेंडूरा द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। तो प्रभाव का नियम देखिए लर्निंग में किसने दिया था, पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या थॉर्नडाइक ने। तो ये दिया गया था थॉर्नडाइक द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। देखिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है। इसे बोला जाता है विल्सन सिंड्रोम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। देखिए नैतिकता जो है बाह्य कारकों द्वारा कब निर्धारित होती है, पूर्व पारस्परिक अवस्था में, पारंपरिक अवस्था में, पारंपरिक अवस्था में, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जो नैतिक अवस्थाएं हैं बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित कौन सी अवस्था में होती है पूछा जा रहा है, तो ये पूर्व पारंपरिक अवस्था में होती हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया, ठीक है ना। 3 टाइप के इसमें पर्सनैलिटी दी गई है, व्यक्तित्व दिया गया है, उसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, क्रेचनर, युंग, सेल्डन, स्प्रेंजर। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युंग द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है, इदम, अहम, पराहम, परिस्थितियों। तो देखिए ये होता है पराहम में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवादी डैश ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूं वो बना सकता हूं। तो किसने कहा था, ये कहा गया था वाटसन द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। एग्जाम देने से पहले आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर कर लें ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिले। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।